गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है उपसहसंयोजी यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक। इंग्लिश में होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंग्लिश में होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसहसंयोजन एक जटिल प्रकार के यौगिक होते हैं। ये बहुत ही जटिल यौगिक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक इससे सिंपल होते हैं, आयनिक यौगिक हैं, सहसंयोजी यौगिक हैं, उसके बाद बनता है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध का निर्माण एक ही परमाणु पर दो दाता इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म उसके ऊपर प्रेजेंट होता है तब सहसंयोजी यौगिक का निर्माण होता है। मतलब जो इसमें यौगिक में एक लिगेंड पाया जाएगा, एक केंद्रीय धातु डी ब्लॉक की पाई जाएगी, उसके बाद और आयन भी पाए जाएंगे। तब ये जो लिगेंड होता है अपना इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब दाता परमाणु, दाता इलेक्ट्रॉन युग्म, केंद्रीय धातु कौन इसमें डी ब्लॉक की होती है, इसे बोलते हैं संकर धातु। संकर धातुएं हमेशा उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करती हैं। केंद्र में आपकी संकर धातु होगी। संकर धातु जैसे कि आपको पता है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक मतलब टोटल ही डी ब्लॉक में संक्रमण धातुएं होती हैं। ठीक है ना। डी ब्लॉक में कौन सी धातुएं होती हैं? संक्रमण धातुएं। संक्रमण धातुएं ही उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उपसहसंयोजी को पढ़ने से जानते हैं यहां तक पहुंचेंगे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं यौगिक की। किसकी बात? यौगिक। जानते हैं यौगिक क्या होता है? यौगिक पढ़ते हैं। यौगिक इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। पहले कंपाउंड को सीखते हैं। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु या अणु जब निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। किस में मिले हों? निश्चित अनुपात में मिले हों तो एक यौगिक का निर्माण होता है। इसका होता है यौगिक का निर्माण। जैसे देख लीजिए, आपने H2O का नाम सुना है। H2O का नाम सुना है। H2O क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। अगर इसके अनुपात की बात की जाए, यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु के मिलने से H2O का निर्माण होता है। इन दोनों को जब आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? H2O। अब इसमें आप देखिए इनका अनुपात क्या है। यहां पे हाइड्रोजन कितना परमाणु है? 2। कितना परमाणु है? 2। इसका ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 1। तो देखिए इनका अनुपात कितना हुआ? 2:1। मतलब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1। तो एक ये निश्चित अनुपात में मिले हैं। कितने अनुपात में मिले हैं? निश्चित अनुपात। इनका एक निश्चित अनुपात है। जल जब भी बनेगा जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होगा। ठीक है ना। अगर आप 1:1 बना देंगे तो बल्कि आपको H 1 में प्लस ऑक्सीजन 1 में, तो ये जल का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है जल का सूत्र क्या हम लोग जानते हैं। बताइए जल का सूत्र क्या है? H2O। ठीक है। जल का सूत्र क्या है? H2O। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, अगर हम जल का निर्माण करेंगे, अगर इनका अनुपात बदल देंगे तो ये जल नहीं बनेगा। इसी प्रकार से किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी यौगिक आप बनाते हैं तो यौगिक में जब तक निश्चित अनुपात परमाणुओं का नहीं होता है, अगर यौगिक में आप निश्चित परमाणुओं का अनुपात रखेंगे तभी उस यौगिक का निर्माण हो सकता है। ठीक है ना। यौगिक और मिश्रण में थोड़ा ही अंतर होता है। मिश्रण भी ऐसा ही होता है। मिश्रण भी दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात से मिल रहा है। मिश्रण में जो होता है जरूरी नहीं होता है कि अनुपात जो उनका निश्चित होना चाहिए। यौगिक में जो अनुपात हो वो निश्चित होना चाहिए परमाणुओं का या पदार्थों का, और मिश्रण में अनिश्चित अनुपात भी चलेगा।
कैसा भी अनुपात हो। अब जैसे आपको शरबत बनाना है, शरबत में ये जरूरी दोनों है, वो तो मिश्रण है, ये जरूरी दोनों है कि आपको एक मुट्ठी 100 ग्राम चीनी डालनी है एक गिलास पानी में, या 50 ग्राम ही डालनी है शरबत बनना है, वो तो अपने स्वाद पे डिपेंड करता है। अगर 50 ग्राम एक गिलास पानी में चीनी डाले तब भी शरबत बनेगा, और 100 ग्राम चीनी डालेंगे तब भी शरबत बनेगा। बात समझ रहे हैं? 25 ग्राम डालेंगे तब भी शरबत बनेगा, उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, वो एक समांगी मिश्रण होता है। मिश्रण का मतलब होता है अनिश्चित अनुपात में पदार्थों का मिलाना मिश्रण कहलाता है, और निश्चित अनुपात में पदार्थों या परमाणुओं या अणुओं का मिलना यौगिक कहलाता है। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं यौगिक, जैसे कि आपने समझ ही लिया है। देखिए बच्चों, उपसय संयोजन यौगिक चैप्टर का जैसे कि नाम है, उपसय संयोजन यौगिक होता क्या है? देखो, उपसय संयोजन यौगिक का मतलब होता है कि जो संकर धातुएं होती हैं, संकर धातुएं, संकर जो डी ब्लॉक की धातु, वो सब संकर धातुएं हैं। संकर धातुओं के आयनों में संकर आयन तथा संकुल यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। जैसे कोबाल्ट, मान लेते हैं जैसे कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट होता है, ये संकर यौगिक या डी ब्लॉक की धातु संक्रमण धातु कहलाती है। अब होता क्या है, जैसे कि अगर इसका एक संकल कंपाउंड बनाएंगे तो ये जो Cu होता है, Cu NH3 का होल 6 Cl3, ये कंपाउंड है हेक्सा एमिनो कोबाल्ट क्लोराइड, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट क्लोराइड, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है ना? तो इसने कैसे निर्माण किया है, जो अमोनिया होता है ना, जो अमोनिया, जो NH3 है, NH3 एक अमोनिया होती है। अब देखते हैं, अमोनिया एक यौगिक है और H2O भी एक यौगिक है। बात करते हैं जो इसमें जो लिगेंड, इससे बोलते हैं लिगेंड, क्या बोलते हैं? लिगेंड। ये लिगेंड है, ये केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु या संकर धातु, और ये आपके क्लोराइड आयन है, क्लोराइड, ये क्लोराइड है। अब यहां पर जैसे कि नाइट्रोजन अपने 3 हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन जो है इस तरीके से, नाइट्रोजन अपने 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, 3 बंधों को बना लेता है। नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाते हैं, परमाणु क्रमांक 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7। यदि आप देखें तो बाह्यकोश में देखो, यहां तक इसका बाह्यकोश होता है। जैसे आप बाउ का नियम आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, बाउ के नियम में आपने देखा है कि नाइट्रोजन का जब परमाणु क्रमांक 7 बनाए थे तब तो लिखे थे, नाइट्रोजन का 7 होता है, 15 तक आपको मैंने एलिमेंट सिखाए थे, 30 तक एलिमेंट आगे और आपको 15 सिखाएंगे। तो उसमें आपने देखा है टोटल एलिमेंट्स हमने बताए थे कितने होते हैं, 118 होते हैं। ठीक है ना एलिमेंट्स। अब बात करते हैं कि जैसे इसका परमाणु क्रमांक 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना है 1s2 2s2 2p3, तो यहां से यहां तक इसका बाह्यकोश होता है। बाह्यकोश में देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 3 और 2 5। अब इसमें जो 3 जो हाइड्रोजन p वाली कक्षक में है, ये हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। इसे हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। अब बात बचती है इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, कौन से? 2s वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वो कहलाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अंग्रेजी में बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं को कहा जाता है दाता इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं? दाता इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये वाली जो NH3 लिखी है ना अमोनिया, ये NH3, ये अपने पूरा जोड़ा एक नाइट्रोजन इसे कोबाल्ट को दे देगा। ठीक है ना? देखिए इस तरीके से अलग संरचना बनाए। अगर H2O की बात करते हैं, अगर इसी तरीके से H2O, तो ऑक्सीजन अपने 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी को हाइड्रोजन से जोड़ देता है। H2O जल का सूत्र है, आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे अगर इसका विन्यास ऑक्सीजन का बनाते हैं आप, 8 परमाणु क्रमांक, 1s2 2s2 2p2, तो 2 इसके p के इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन को जोड़ लिया,
अब बचे कितने 2s के इलेक्ट्रॉन, ये कहलाते हैं लोन पेयर, और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी कहलाते हैं लोन पेयर। इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं H2O में, अमोनिया में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये अपने अमोनिया दोनों इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट को दान दे देता। क्या कह देता है? दान देता। जिनमें इलेक्ट्रॉन दान देने की क्षमता होती है उसे हम लिगेंड कहते हैं। NH3 जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, H2O में 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, इसमें 2 दाता परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ऑक्सीजन। अमोनिया अपना 1 जोड़ा दान दे सकता है, किसे? कोबाल्ट को। ठीक है ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक में से ही 2 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के बाद दूसरे परमाणु को देने की क्षमता रखते हैं, उसे कहते हैं दाता परमाणु। ठीक है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को दे देगा। तो इस तरीके से आपका एक ये कंपाउंड है, इसका नाम है उपसहसहयोगी। उपसहसहयोगी का निर्माण होता है, ये बना लीजिए। अब नोट कीजिए, पूरा नोट कर तो लो सभी लोग। देखिए बच्चों, जैसा कि एडिशनल कंपाउंड मतलब योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक जब आप समझ लेंगे तब आप उपसहसहयोगी यौगिक को समझ पाएंगे। सबसे पहले योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक होता क्या है? देखिए, योगात्मक यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड। अंग्रेजी में योगात्मक को एडिशनल, यौगिक को कंपाउंड, जैसे कि कंपाउंड 1 यौगिक। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाने पर, आणविक का मतलब होता है जो अणु यौगिक, जो अणु होता है यौगिक का, उससे मिलाइए, उससे किसके अनुपात में? आणविक अनुपात में, मतलब अणुओं के रूप में लेंगे। किसमें लेंगे? अणुओं के रूप में, अणु लेंगे पूरा। ठीक है ना, किसी पदार्थ का अणु लेंगे। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों, जो सरल स्थायी यौगिक हैं, को आणविक अनुपात में मिलाकर विलयन का वाष्पन किया जाता है। मान लीजिए आपने पानी में घोल लिए, ठीक है ना, पानी में कुछ अणुओं को घोल लिया, सरल अणुओं को पानी में घोल लिया, फिर क्या किया? वाष्पन किया। वाष्पन माने गर्म किया। गर्म करेंगे तो क्या होगा? भाप बन के पानी ऊपर चला जाएगा, भाप बन के चला जाएगा गर्म करेंगे तो नए पदार्थों के क्रिस्टल प्राप्त होती है। तो बनने वाले जो नए पदार्थ बने उनके क्रिस्टल प्राप्त होंगे, उन्हीं क्रिस्टलों को क्या योगात्मक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल में समझते हैं। जैसे देखो, जैसे बच्चों आणविक सरल यौगिक को आणविक अनुपात में लीजिए। अगर आणविक अनुपात का मतलब है, अगर एक अणु आपने आणविक लिया एक पदार्थ, तो दूसरा भी पदार्थ आणविक होना चाहिए। जैसे पहला हमारा आणविक यौगिक हम लेते हैं पोटेशियम सल्फेट। क्या लेते हैं? पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। इसी में हम लगा लेते हैं एक दूसरा अणु और लेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या लेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइड। ये एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, ये पोटेशियम सल्फेट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है ना, इन्हें निश्चित अनुपात हमने क्या किया है? आणविक अनुपात, इसका भी अणु ले लिया और ये भी अणु ले लिया, आणविक अनुपात में ले लिया। क्या किया? इसे जल में घोल लिया। क्या कर लिया? इनका विलयन बना लिया। जल में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। जल का सूत्र क्या होता है? H2 बना लिया। ठीक है ना, अब क्या होता है, जब इसे मैंने हम लिख लेते हैं कि जब जल में घोलते हैं इसका वाष्पन होता है। वाष्पन होने से एक नया क्रिस्टल प्राप्त होता है। देखिए क्या? K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइड into 24H2O, ये क्रिस्टल प्राप्त होंगे। देखिए, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट जल में घोला तो प्राप्त क्या हुआ? K2SO4 Al2SO4 into 24H2O। मतलब जो हमें प्राप्त हुआ है वो एक पोटास फिटकरी के रूप में प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? पोटास फिटकरी। इसका नाम होता है पोटास एलम, मतलब पोटास फिटकरी। इसी को हम पोटास फिटकरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस फिटकरी के जो सभी ने नाम देखा है, सभी जो के सिंपल फिटकरी होती है घर पे देखा, वही है, उसी का सूत्र है। फिटकरी का ही सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड 24H2O। ठीक है, लिख लीजिए। इस तरीके से
इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे मालूम, इससे हम योगात्मक यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? योगात्मक यौगिक। लिख लीजिए, नोट कीजिए, योगात्मक यौगिक। देखिए बच्चों, योगात्मक यौगिक जैसे कि अभी आपने देखा था, एक पोटास फिटकरी बनी थी, जिस फिटकरी को हम सभी जानते हैं, घर पे देखी आती है, जो मार्केट में मिलती है, वही फिटकरी, उसको कहते हैं पोटास फिटकरी। ठीक है ना? तो वो होती है एक योगात्मक यौगिक है। अब इसमें सबसे पहला कौन है? द्वैक लवण योगात्मक। पहला योगात्मक लवण कौन है? द्वैक लवण। इसे हम जालक लवणी बोलते हैं। ठीक है ना? जालक लवण या द्वैक लवण। देखिए, वे योगात्मक यौगिक, प्रभाव समझिए, वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, ठोस शब्द लिख लेना, जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, द्वैक लवण कहलाती है। बात को समझिए अच्छे से। वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित, आयन माने अपने आयनों, वियोजित माने होता है टूट जाती है, आयनों का मतलब होता है जिनसे मिलकर बनी है। जैसे पोटास, यहाँ पे जो आपका बना था पोटेशियम सल्फेट K2SO4, इसका निर्माण मालूम किससे हुआ था? K धनायन और SO4 डबल ऋणायन। सूत्र बनाना सिखाया था। इन दो का गुणा इसके साथ तो क्या बनेगा? K2, एक का गुणा SO4 के साथ हो गया K2SO4। K धनायन और SO4 ऋणायन से क्या बना था? पोटेशियम सल्फेट। जब ये टूटेगी तो इन्हीं आयनों में टूट जाएगी। तो यहां देखिए, आयनों में वियोजित हो जाते, वियोजित माने टूट जाते हैं, द्वैक लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वैक लवण। जैसे पानी में घोलते हैं, देखिए मैं एक योगात्मक यौगिक, कौन? द्वैक लवण। द्वैक लवण वही ले लो, कौन? फिटकरी। फिटकरी को जल में घोलिए। फिटकरी का सूत्र क्या बताया था? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। मतलब जल के अणु कितने हैं इसमें? 24। 24 लिखे हैं ये। 24 क्या है? जल के अणु। ठीक है ना? अब जब इसे हम किसमें घोलेंगे? जल में। एरो पे लिख लो, जल में। जब हम इसे जल में घोलेंगे, इस फिटकरी, इसका नाम है पोटास फिटकरी। क्या है? पोटास फिटकरी। जब हम पोटास फिटकरी को जल में घोलेंगे तो क्या होगा? ये अपने आयनों में टूट जाएगी, जिनसे जिनकर मिली। देखिए अभी बताया, पोटेशियम के टूटेगा K धनायन में। कितने यहाँ K हैं? कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पे 2 का गुणा। सल्फेट कितना है? 1 प्लस SO4 डबल ऋणायन, टूट गया। जितने यहाँ पे होंगे उतने यहाँ ये समझो ऋणायन है। ठीक है ना? जितने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो होल थ्राइज, होल थ्राइज किसका? SO4 का। तो इसका मतलब ये 3 H के ऊपर 3 धनायन है Al पर, और यहाँ 2 है, 2 के SO4 के ऊपर ऋणायन आएंगे। ये चीज देखनी पड़ती है। ये Al2SO4 का होल थ्राइज, SO4 का होल, इसका मतलब है एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 धनायन है एल्यूमिनियम की। कैसे लिखेंगे? देखिए Al 3 है तो लिख दीजिए 3 धनायन, लिख दिए। अब कितने Al? 2 हैं तो 2 का गुणा कर दिया। SO4 कितने हैं बताइए? 3 है SO4। अब यहाँ पे कितने हैं? Al2 है तो Al2 पे 2 ऋणायन लगा दीजिए, 2 ऋणायन। SO4 है कितने? 3 का गुणा कर दिए, टूट गया। बताइए टूटा? अब क्या है? जल का अणु नहीं टूटता। जल कैसा होता? उदासीन। जल आयनों से मिलकर नहीं बनता है। जल किससे नहीं बनता? आयनों से। ये उदासीन अणु है। जल का जल वैसा ही रहता है। जल आप कभी आयनों में नहीं टूटता। क्यों? जल का कोई स्वाद ही नहीं है। जब स्वाद ही नहीं है तो कैसा? उदासीन है। ठीक है ना? और जिनसे ये मिलके बनी हुई थी लवणें, ये जो लवणें अपने आयनों में वियोजित हो गई, ये देखिए टूट चुकी हैं। अब प्लस क्या लिखेंगे? 24H2। जल के आयन नहीं टूटेगा, जल आयनों से मिला ही नहीं, इसलिए जल नहीं टूटेगा। बाकी सभी ये जो यौगिक हैं सरल अणु अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे। नोट कीजिए रिएक्शन को।